हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ एना कैरेनिना का, जिसको लिखा है लियो टॉल्स्टॉय ने। तो ये आई थिंक 20वां वीडियो है। तो पहले 19 वीडियो नहीं देखें तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि ये एक सीरीज़ है पूरी स्टोरी की। बीच में से आप देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी है क्या उसमें। अब होता क्या है कि जो एलेक्सी है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वो काफ़ी अपने आप से बातें कर रहा है और अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि कैसे उसको टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जो भी हुआ उसमें उसका क्या कसूर है। ठीक है। और वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि जो डिसीजन ले रहा है अब, जो एना की तरफ उसे कैसे बिहेव करना चाहिए वो राइट है। तो इस मोनोलॉग में वो खोया हुआ था। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है बहुत डिटेल में। तो फाइनली क्या होता है, जब अपने दिमाग में सोच लेता है कि मुझे एना के साथ अब कैसे आगे बिहेव करना है, उसको अपने साथ कैसे रखना है, तो एक लेटर लिखता है एना को। उस लेटर में लिखता है ये चीज़ कि देखो एना, जो हमारा बॉन्ड है ये बड़ा ही सीक्रेट बॉन्ड है मैरिज का। इसको ऐसे ही नहीं ब्रेक किया जा सकता कि कोई एक तीसरा बंदा आया और तुम कहीं और चली जाओगी। ऐसे नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। वो कहता है कि मैंने फाइनली डिसाइड किया कि तुम मेरे साथ रहोगी, बट तुम्हें रहना वैसे पड़ेगा जैसे मैं चाहता हूँ। तुम्हें व्रोंस्की से अब अपना रिलेशन बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा, दी एंड करना पड़ेगा। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फ्यूचर में जो भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो, और जो तुम्हारे लड़के के साथ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसको अब ये जानता था कि जो एक मदर होती है वो अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होती है। तो अपने बच्चे का पॉइंट वहाँ पर रेस करता है। वो कहता है कि अगर इसके साथ भी कुछ ख़राब होता है, इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होती है, क्योंकि तुम जो चली जाओगी, अगर तुम व्रोंस्की के साथ जाती हो तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद होगी पीछे, तो उसके लिए भी जिम्मेदार तुम होगी। तो क्या कर रहा है, काइंड ऑफ एक इमोशनल गेम, ब्लेम गेम खेल रहा है एना के साथ। तो लिखता है सो जो भी अब इसके बाद अगर तुम मेरी नहीं रही, अगर तुम मुझे छोड़ती हो, तुम व्रोंस्की के साथ जाती हो, तो जो भी रिपरकशंस होंगे तुम्हारी लाइफ में और तुम्हारे बच्चे की लाइफ में, उसके लिए जिम्मेदार तुम हो। अब उसने कोई हार्श वर्ड यूज़ नहीं किया है, कोई उसने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करी, उसने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, लेकिन फिर भी उसने सब कुछ कह दिया है। ठीक है, जहर उसने उगल दिया, लेकिन बड़े ही उसको इस तरह से उगला है कि जो कवरिंग है जहर की वो आपको शहद जैसी लग रही है। खैर वो लिख देता है उसमें, और वो बोलता है कि मैं वेट करूँगा तुम्हारे लेटर का। वो फिर उसको देता है अपने एक जो उसका सबऑर्डिनेट है, उसको बोलता है कि जाके एना को दे के आओ। अब यहाँ कहानी में फिर एना का थॉट प्रोसेस दिखाया गया। ये तो एलेक्सी का हो गया जो मैंने आपको बताया, उसने जो सोचा उसने फिर लिखा और उसने अपना लेटर दे दिया कि आगे जाके एना को पास ऑन करो। अब एना के बारे में बताता हूँ, एना क्या सोच रही है। एना, मैंने आपको बताया था कि एक वहाँ रह रही है डाचा में। डाचा कंट्री साइड है। वो अभी एलेक्सी के साथ नहीं रह रही है, कंट्री साइड में रह रही है। ठीक है, कुछ टाइम के लिए गई थी रिलैक्स होने के लिए, जैसा कि मैंने आपको पीछे वाले वीडियोज़ में बताया था। अब जो एना है वो सुबह सो के उठती है और आज वो परेशान है, कंसर्न इसलिए क्योंकि उसको ऐसा लगने लगा है कि जो व्रोंस्की है, जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, इतना कुछ उसने कुर्बान किया, व्रोंस्की का एना में अब इंटरेस्ट नहीं है। उसे चीज़ महसूस होती है, उसे लगता है कि व्रोंस्की डिस्टेंस बना रहा है। अब इतना उसने सेक्रीफाइस किया, अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रही है एक तरह से, पूरी जो फैमिली लाइफ है उसकी पूरी बर्बाद हो गई, और जो बच्चे से उसका डिस्टेंस बन रहा था कहीं ना कहीं, और जो पब्लिक उसको एम्बेरसमेंट भी हो रहा है, 10 तरफ से लोग बातें कर रहे हैं। तो इतना कुछ उसने स्टेक पे लगाया है एना ने। लगाया किसके लिए था? व्रोंस्की के लिए। लेकिन व्रोंस्की तो आज उससे डिस्टेंस बना रहा है, व्रोंस्की का भी इंटरेस्ट नहीं है एना में, इस तरह से वो सोच रही है। तो उससे कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लग रहा है। अब उसको जो टॉल्स्टॉय इसको लिखते हैं कि शी सीज द लाइफ इन डबल्स, मतलब जिसको दुनिया दिखाई देती है वो डबल दिखाई देती है। डबल का मतलब होता है धुंधला धुंधला दिख रहा है। अब धुंधला धुंधला दिखने का मतलब यहाँ पे एक मेटाफर से है, मेटाफर का यूज़ किया गया कि जो लाइफ है उसको अब समझ में नहीं आ रहा, अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। पहले एक सर्टेनिटी थी कि चलो व्रोंस्की मेरी लाइफ में, मैं व्रोंस्की के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, लेकिन अब व्रोंस्की उसको दिखाई दे रहा है डिस्टेंस बना रहा है। और पीछे वो जा नहीं सकती, क्योंकि उसको जानती है कि वो हस्बैंड को प्यार नहीं करती अपने,
तो उसको मालूम नहीं है उसको नेविगेट क्या करना है, तो धुंधला दिखाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा जाना कहाँ है। तो हमारा ब्रेन ऐसे ही है, ह्यूमन ब्रेन। अनसर्टेनिटी हमारे लिए स्ट्रेस है। अगर हमें मालूम ना हो ना हमें कहाँ जाना है आगे, तो हमें सब धुंधला दिखाई देता है, हमें डार्कनेस दिखाई देती है। तो इसलिए उसको डार्कनेस दिखाई दे रही है। और ये मेटाफर इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहानी में एक जगह ऐसा आएगा आगे फ्यूचर में जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एना की स्टेट ऐसी हो गई है कि वो शी इज़ अनेबल टू थिंक क्लियरली। तो जब आदमी ठीक से सोच नहीं पाता तो उसे सब चीज़ें ऐसी धुंधली दिखाई देती हैं, तो उसको ऐसा फील होता है। उसके बाद फिर उसको लगता है कि क्या मैं एलेक्सी के पास तो मैं जा नहीं सकती, तो लेट मी रन अवे फ्रॉम एवरीथिंग, मैं सबको छोड़ के चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसको बच्चे से बहुत प्यार था, माँ है तो बच्चे से प्यार होगा, उसको अपने लड़के की याद आती है। वो कहती है इसका क्या होगा लड़के का, मेरे बिना ये कैसे रहेगा। तो फिर वो ना अपने रूम में बैठी है और एक टेबल के पास आके बैठ जाती है और अपने ऐसे हाथ ऐसे रख लेती है ऐसे करके, एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, और रोना शुरू कर देती है। उसको लगता है वो पता नहीं मेरे पास अब रास्ता क्या है, पीछे जा नहीं सकती एलेक्सी के पास बिकॉज शी डोंट लव हिम। व्रॉन्स्की डिस्टेंस बना रहा है, कहाँ जाए। शी स्टार्ट्स क्राइंग, सोचती है कि अपने लड़के को लेके कहीं चली जाऊँ, कहीं भाग जाऊँ, लेकिन पता नहीं अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रही है। दैट्स द रीज़न शी हैज़ कवर्ड हर फेस लाइक दिस एंड नाउ शी इज़ क्राइंग। अब इतने में क्या होता है कि एकदम से ना वो दरवाजे पर नॉक होता है और मालूम पड़ता है कि वो लेटर भिजवाया है एलेक्सी ने। उसका लेटर पढ़ती है ना, उसे कहीं ना कहीं गुस्सा भी आती है। उसको गुस्सा इस चीज़ पे आती है कि यार ये आदमी है, मतलब इसने बड़ी अच्छे से लिखा है लेटर, मतलब बड़े कर्टसी के साथ, हार्श वर्ड यूज़ नहीं किया लेकिन सब कुछ कह दिया, ठीक है, मतलब जहर उगल दिया लेकिन बड़े तरीके से उसने उगला है। और लेटर इस तरह से लिखा है कि अगर कोई और पढ़ेगा, थर्ड पर्सन पढ़ेगा या कोई भी इंसान पढ़ता है तो उसको लगेगा यार गलती तो एना की है, ये तो बड़ा इसने बंदे ने बड़े अच्छे से लेटर लिखा है, बड़े अच्छे से फ्रेम किया है। तो मनी मन एक बात सोचती है, वो कहती क्या मैं अपनी ज़िंदगी में प्यार डिज़र्व नहीं करती? डोंट आई डिज़र्व लव इन माई लाइफ? ये एलेक्सी है, इसने कभी मुझे प्यार नहीं किया। आज ये बातें लिख रहा है इसमें इतनी बड़ी बड़ी कि हमारा जो बॉन्ड है वो बहुत ही सीक्रेट बॉन्ड है और हम बिल्कुल बाइंड हैं, तुम अलग नहीं हो सकती, वो इतनी बातें कर रहा है। बट कभी इसने ये सोचा है कि हमारे बीच में प्यार था कि नहीं था? कभी इसने ये सोचा है कि वेदर आई डिज़र्व लव और नॉट? उससे मतलब ही नहीं है। वो तो बस सिर्फ दुनिया की नज़रों में उसकी पब्लिक एक शेम ना हो जाए, एक बेइज्जती ना हो जाए, उसको प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अपनी इमेज को, और वैसे ही वो लिख भी रहा है। खैर फाइनली उस पर लेटर लिख देती है क्योंकि उसको जो वहाँ पे जो बंदा आया हुआ था लेटर देने, वो बोलता है कि मैडम वो सर वेट कर रहे हैं, आप लेटर का रिप्लाई करिए। रिप्लाई का वेट कर रहा है एलेक्सी कि क्या एना का रिप्लाई है। एना लिखती है उसमें कि हाँ आई हैव रिसीव्ड योर लेटर, और कुछ नहीं लिखती और उसको दे देती है। अब तो ये है एलेक्सी और एना की कहानी, अभी तक यहाँ तक मालूम पड़ता है। सोचती है बहुत कुछ है ना कि मैं घर छोड़ के चली जाती हूँ, आई शुड रन अवे, बट वो जा नहीं पाती, हिम्मत जुटा नहीं पाती बिकॉज शी इज़ डबल्ड इन हर माइंड। उसको नहीं समझ में आ रहा, अनसर्टेनिटी है, कहाँ जाए। अब सीन चेंज हो रहा है, अब कहानी आती है व्रॉन्स्की की। व्रॉन्स्की की क्या स्टेट है? हमने एलेक्सी की स्टेट देख ली कैसे था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हमें और इसकी स्टेट मालूम पड़ती है, एना की। अब हमें स्टेट मालूम पड़ेगी व्रॉन्स्की की। व्रॉन्स्की कैसे सोचता है? जो व्रॉन्स्की है वो भी अपने जो उसका यहाँ रहता है रूम में, वहाँ पे उठता है सुबह, ठीक है, और उसको बहुत सारी चीज़ें से लगती हैं कि चीज़ें बड़ी उलझी हुई सी हैं, चीज़ें सॉर्टेड नहीं है। तो बैठ जाता है और अपना सारा जो उसका बही खाता है वो खोल लेता है, फाइनेंस का, जितने भी उसकी चीज़ें हैं लाइफ में, जो उसको लगता है कि कुछ जाल सा बन गया है, चीज़ें सॉर्टेड नहीं है, तो लेट मी सॉर्ट इट आउट। क्योंकि ये चीज़ दिखाई है, व्रॉन्स्की को डिसऑर्डर पसंद नहीं है, क्योस पसंद नहीं है, उसको चीज़ें ऑर्डरली पसंद है, वो चीज़ें स्ट्रक्चर्ड चाहता है। और ऐसा बहुत बार होता था कि लाइफ में कि साल में 4 या 5 दिन वो बैठता था और अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करता था। जब लगता था कि चीज़ें बिखरी हुई हैं बहुत ज़्यादा, तो अपने आप को बिल्कुल बंद कर लेगा, एक कमरे में बंद कर लेगा, किसी से नहीं मिलेगा, बिल्कुल दुनिया से कट हो जाएगा और बैठ के चीज़ें सॉर्ट आउट करेगा कि फाइनेंसेस में दिक्कत आ रही है तो ये सॉल्यूशन है,
करियर में दिक्कत आ रही है, ये सॉल्यूशन है, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, ये सॉल्यूशन है, हेल्थ में दिक्कत आ रही है, ये सॉल्यूशन है। ये अब वैसे अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है जो वो कर रहा है, ठीक है, तो करता है ऐसा व्रोंस्की। उसके बाद उसका फ्रेंड भी होता है, लेकिन उसके फ्रेंड उसको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि वो जानते थे कि व्रोंस्की साल में 4-5 बार ऐसा करता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसको अगर आप डिस्टर्ब करोगे तो बहुत ज़्यादा फिर गुस्से में आ जाता है और फिर वो ख़राब से बिहेव करेगा। तो नोबडी डेयर्स टू इंटरप्ट व्रोंस्की दैट टाइम, ये चीज़ है। अब एक चीज़ ये भी थी कि व्रोंस्की के पास ना पैसे की कमी हो रही थी। पैसे की कमी क्यों हो रही थी कि व्रोंस्की 2 चीज़ों में इन्वॉल्व था। एक तो गैम्बलिंग में, गैम्बलिंग बहुत करता था, सट्टेबाजी करता था, और दूसरा वो इन्वॉल्व था चीज़ें जो हैं खरीदने में, एक्सपेंसिव, जैसे कि उसको बहुत एक्सपेंसिव घोड़े खरीदने का शौक़ था, तो उसने बड़े महंगे उसने घोड़े खरीद रखे थे। अब इन चीज़ों की वजह से वो कर्जे में भी आ गया था। उसकी कमाई अच्छी थी, पैसा था उसके पास, लेकिन शौक़ इतने थे कि कर्जों में आ गया था। लेकिन अब उसको जैसे ही कर्जे में आता है वो टेंशन में आता है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि जब उसके पास कर्जा था तो और किसी से उसने पैसे उधार लिए तो उस बंदे ने उसको उधार दिए नहीं थे। बहुत ही मतलब अजीब तरीके से बिहेव किया था उस बंदे ने व्रोंस्की के साथ। तो व्रोंस्की वो चीज़ चुभ गई अंदर और उसने डिसाइड किया कि यार मैं कभी ऐसे पैसे नहीं मांगूंगा, चाहे जो हो जाए। तो तब से उसको डर लगता है, वो अपने फाइनेंसेस को फिर ठीक से मैनेज करता है। तो वो फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज कर रहा है यहाँ पे। अब सोचता है पैसे लाऊं कहाँ से, अब लाएगा कहाँ से पैसे, क्योंकि जो खर्चे थे उसके ज़्यादा थे, इनकम उतनी थी नहीं, अब कर्जे चढ़े हुए हैं सिर पे, तो पैसे की टेंशन उसको है। तो पहले सोचता है कि मैं अपने मदर से ले लूँ, लेकिन मदर ने लेटर लिखा था, मैंने आपको पुरानी वीडियो में बताया। तो मदर कहती है कि अगर तुम्हें करियर के लिए चाहिए, सक्सेस के लिए चाहिए, तो मैं तुम्हें पैसा दूंगी, लेकिन ये जो तुम चीज़ें कर रहे हो, तुम्हारा 10 जगह नाम उठ रहा है कि तुम इन्वॉल्व हो एना के साथ, और इसकी वजह से तुम अपना करियर स्टेक पे लगा रहे हो, तो इसके लिए इन चीज़ों की जो तुम्हारी हरकतें हैं, इसकी वजह से मैं तुम्हें पैसा दूंगी नहीं। तो मदर साफ साफ मना करती है कि मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। अब उसके पास कुछ पैसा ना पुश्तैनी ज़मीन से आया था, जो उसके बाप दादाओं की ज़मीन थी, उस साइड से भी आ रहा था। लेकिन वो जो उस टाइम ज़मीन से जो उसके पास बड़ा लैंड था, वहाँ से जो पैसा था, वो उसने अपने बड़े भाई को दे दिया था। बड़े भाई को एक टाइम पे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, वो भी डेट में था, कर्जे में था काइंड ऑफ। तो उस टाइम इसने बड़ी वो दिखाई कि बड़े दिल वाला आदमी है, और ये दिख भी रहा है, ऑब्वियसली बड़े दिल वाला दिखाई दे रहा है व्रोंस्की यहाँ पे। तो उसने अपने बड़े भाई को जो उसका हिस्सा था ज़मीन का वो दे दिया। अब वो वापस मांग नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने आप को बड़ा लार्जर देन लाइफ वाली इमेज उसकी बनी हुई थी कि यार ये तो हेल्प कर देता है और बड़ा दरिया दिल आदमी है। तो अब भाई से पैसे वापस नहीं मांग सकता, जबकि हिस्सा उसी का था, उसने दिया था उसको, लेकिन वो कहता है मैंने उसको गिफ्ट किया है तो मैं उसे वापस नहीं ले सकता। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ दिखाई देती है देखने में, जब आप कहानी को ऊपर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि व्रोंस्की विलियन है, एंटागोनिस्ट है, हीरो नहीं है कहानी का। लेकिन टॉलस्टॉय ने दिखाया कि हर एक इंसान के अंदर जो आपको विलेन लगता है उसमें भी कुछ हीरो वाले ट्रेट्स होते हैं, और ये व्रोंस्की के अंदर दिखाई देते हैं। कैसे? डिस्पाइट द फैक्ट ही इज़ इन्वॉल्व विद एना, जो शायद आपको लगेगा कि यार ये आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करता है उसके साथ, बंदी के साथ, तो कहीं ना कहीं विलेन है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें उसके अंदर अच्छी भी हैं, जैसे कि बड़े दिल वाला आदमी है, उसने अपना पूरा जो उसके पुश्तैनी ज़मीन है और बहुत पैसा था, वो बहुत ज़्यादा पैसा उठा के सीधा अपने भाई को गिफ्ट कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है, छोटी बात नहीं है। क्योंकि मैन के लिए एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा मैन की जो इंपॉर्टेंस बनती है वुमेन की नज़रों में या दुनिया की नज़रों में, उससे बनती है कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, और रिसोर्सेज जब आते हैं कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं तो उसमें पैसा आता है, बहुत बड़ा रोल है पैसे का उसमें, ठीक है। तो मैन की जो वैल्यू बनती है सोसाइटी में वो उससे बनती है कि उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, उसके पास पैसा कितना है। तो ज़मीन की बहुत बड़ी वैल्यू होती थी पहले ज़माने में, ज़मीन के बेसिस पे। इनफैक्ट आज भी जो रिश्ते बनते हैं, जब शादी होती है तो वो चीज़ देखी जाती है कि पीछे कितनी ज़मीन है, कितनी ज़मीन जायदाद है, हम बोलते हैं। तो इतनी बड़ी अपनी ज़मीन जायदाद देना, पूरी की पूरी उसने उठा के अपने बड़े भाई को दे दी, गिफ्ट कर दी, तो बहुत बड़ी बात है। तो मतलब एक दिलदार आदमी तो है वो, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अंदर विलेन वाले ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक हीरो वाले ट्रेट्स भी हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, टॉलस्टॉय दिखा रहा है कि जिसको हम विलेन बोलते हैं, जिसको हीरो बोलते हैं, ये एकदम क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हीरो है तो हीरो में सारी हीरो वाली क्वालिटी होंगी, विलेन वाली क्वालिटी नहीं होंगी, या विलेन है तो सारी विलेन वाली क्वालिटी होंगी, उसमें हीरो वाली कोई क्वालिटी नहीं होगी। ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में इंसान ऐसा नहीं होता। मूवीज़ में हो सकता है कि हीरो है तो सब अच्छा है, विलेन है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ब्लैक एंड वाइट में बहुत ईजिली सोचता है, वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझ नहीं पाता ब्रेन, तो उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं मूवीज़ में कि ये आदमी गंदा है और ये आदमी अच्छा है, ये बुरा है, ये
गुड है, लेकिन रियल वर्ल्ड ऐसा नहीं है, वहाँ ब्लर होती हैं चीज़ें। तो वही उसको दिखा रहा है टॉल्स्टॉय। खैर, अब उसको लगता है कि पैसा लूँगा कहाँ से, टेंशन है, उसके पास पैसा नहीं है अभी। और इसी वजह से क्या होता है, उसको ये भी लगता है कि यार अगर मैं ऐना को अपने साथ ले भी आऊँ तो मेरे पास पैसा नहीं है। भाई बिना पैसे की लाइफ नहीं चलती, प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, खाली प्यार पर लाइफ नहीं चलती है। उसको लगता है कि इफ़ ऐना इवन कम्स विद मी, मैं ऐना को अपने साथ ले भी आऊँ, क्योंकि प्यार वो भी करता है ऐना को, ये चीज़ दिखाई देगी। ही टू लव्स ऐना, ये भी है, इंटरनली कर रहा है। तो कहता ले भी आऊँगा लेकिन पैसा नहीं है यार, सर्वाइव कैसे करूँगा, कैसे रहूँगा मैं ऐना के साथ, क्योंकि ऐना तो प्रिंसेस की तरह रही है एक, तो कैसे रह लेगी अब फिर मेरे साथ। मैं तो कंगाल हो चुका हूँ इस टाइम, मतलब मेरे पास, मैं तो कड़की में हूँ, डेट है मेरे ऊपर, पैसे की कमी है। तो एक तो दिमाग में ही आता है। सेकंड, ये दिखाया गया कि व्रोंस्की की लाइफ में जो उसकी आइडियोलॉजी है, ये दिखाई है यहाँ पर टॉल्स्टॉय ने, कि वो बिल्कुल फर्म आइडियोलॉजी वाला आदमी है। उसकी लाइफ में ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही नहीं है, बिल्कुल ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, ये करना है और ये नहीं करना है, बिल्कुल ऐसे चलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इसने अभी तक ऐसा मान रखा था कि ऐना को लेके उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड है, ऐना के हस्बैंड एलेक्सी को लेके पर्टिकुलर टाइप का एटीट्यूड है। ऐना के लिए कैसा एटीट्यूड है, ऐना को वो लेके मानता था कि ऐना मेरी है, ऐना मेरा हक है, ऐना को मैंने बहुत उसको मोहब्बत की है और उसने भी मेरे साथ प्यार किया है बहुत, तो पूरा पूरा हक है मेरे पास, मेरा ऐना पे, ठीक है। और आज नहीं तो कल ऐना मेरी होगी और मैं ऐना के साथ जीवन गुजारूंगा, लाइफ मेरी जो आगे की मैं स्पेंड करूंगा, आई विल स्पेंड विद ऐना। तो दिस इज व्हाट ही थिंक्स इन हिज माइंड। तो बिल्कुल क्लियर कट है, एलेक्सी को लेकर बिल्कुल क्लियर कट है कि ठीक है एलेक्सी उसका हस्बैंड हो गया, लेकिन वो तो चांस वाली बात थी कि मैरिज हो गई, बट प्यार तो है नहीं। तो एलेक्सी को ऐना नहीं मिल सकती, ऐना मेरी है। और वो कहता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे एलेक्सी से ड्यूल करना पड़ेगा, मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो मेंटल वो मेकअप कर चुका था कि अगर कल को एलेक्सी उसको चैलेंज करता है ऐना को लेके कि व्रोंस्की ड्यूल करो, तो वो कहता था हाँ मैं ड्यूल करने को रेडी हूँ। एक चीज़ और ही मालूम पड़ती है, व्रोंस्की जाबाज आदमी है, एलेक्सी डरपोक है। पीछे वाले वीडियो में दिखाया है, ऑल्टर ईगो बना के रखता है अपनी, इमेजिन करता है कि वो ब्रेव है, बट ब्रेव है नहीं, डरपोक है, कायर है एलेक्सी। ये आदमी जैसा भी है डरपोक नहीं है, बहादुर है, जाबाज है। और कहीं ना कहीं बात ध्यान रखना, ये जो ब्रेवरी है वो भी अट्रैक्ट करती है वुमेन को। तो ऐना का एक अट्रैक्शन जो व्रोंस्की की तरफ हुआ है, उसके जो ट्रेट्स हैं कि वो ब्रेव है, वो एडवेंचरस है और कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें करता है जहाँ वो लाइफ रिस्क पर डालता है, जान की बाजी खेलता है। वो हॉर्स रेस में भी दिखाई देता है और यहाँ पे भी दिखाई देता है उसके थॉट प्रोसेस में, इवन इफ आई हैव टू फाइट अ ड्यूल, आई एम रेडी फॉर इट, आई एम रेडी टू, इवन इफ आई डाई, उसको फर्क नहीं पड़ता। तो जाबाज आदमी है, जिंदा दिल आदमी है, विलेन है, लेकिन उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी हैं जो बहुत, आप सकते हो बहुत चार्मिंग है, एनचेंटिंग है, सामने लोग खींचती हैं। तो यहाँ पे वो सोच रहा है। तो अभी तक तो वो क्लियर कट था कि उसने ऐना के लिए ऐसा सोच लिया, एलेक्सी के लिए ऐसा सोचा कि अगर ड्यूल लड़ना पड़ेगा तो लड़ूंगा ड्यूल एलेक्सी से। सेकंड थॉट नहीं है, अभी तक वो ऐसी चीज़ें सोच चल रहा था ब्रेन में कि हाँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर कट है, लेकिन अब होता क्या है कि कुछ एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं था, जो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, या एटलीस्ट अभी नहीं सोचा था कि अभी ऐसा हो जाएगा। फ्यूचर में शायद हो जाता तो अलग बात थी, बट एकदम से ऐसा हो गया रैंडमली, वो उसने भी नहीं सोचा था। अब जैसे ही वो एक ऑब्स्ट्रक्शन आगे खड़ा हो गया बीच में, जिसके बारे में उसने सोचा ही नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल था, वहाँ व्रोंस्की घबराना शुरू हो जाता है, वो समझ नहीं आता क्या होगा। और वो ये था कि उसको एक दिन पहले ही ऐना ने बताया कि आई एम प्रेग्नेंट। अब उसे सोचा नहीं था कि ऐना जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी। यहाँ अब वो घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता अब करूँ क्या। अब वो टेंशन में आ गया है इस चीज़ को लेके, तो इसलिए सोचता है कि अगर मैं ऐना को अपने साथ ले भी आऊँगा तो पैसा नहीं है यार, कैसे चलाऊँगा मैं लाइफ आगे। तो पैसे की भी टेंशन हो रही है, अब ऐना ने जो उसको न्यूज़ दी प्रेगनेंसी की, उसकी भी टेंशन हो रही है, तो अब थोड़ा स्ट्रेस में है वो। अब एकदम से क्या होता है, उसको एक चीज़ और मालूम पड़ती है, बहुत टाइम से उसने इस चीज़ को सोचा नहीं था कि करियर भी उसके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, सोचता नहीं था, टेंशन फ्री रहता था। और वो एक इंडिपेंडेंट आदमी की तरह ज़िंदगी जीना पसंद करता था। इंडिपेंडेंट आदमी कैसे, कहता था मुझे कोई ना बताए कि मुझे क्या करना है, मैं ज़िंदगी में अपना फ्री रहूँगा, एक फ्री मैन की ज़िंदगी जीऊँगा, डिसीजन अपने हिसाब से लूँगा। मुझे कोई ऊपर से बताए कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें लाइफ ऐसे जीनी है, तुम्हें लाइफ ऐसे जीनी है। तो अथॉरिटी पसंद नहीं करता था व्रोंस्की, इंडिपेंडेंट जीने में विश्वास रखता था। और इसकी वजह से बहुत बार ऐसा हुआ था उसकी लाइफ में कि
वो चीज़ें करना चाहता था, ग्रोथ चाहता था करियर में, ग्रोथ उसको मिलती थी, लेकिन जब उसको लगता था कि ग्रोथ मुझे मिल रही है लेकिन किस कॉस्ट पे मिलेगी, कि मेरे पे कोई अथॉरिटी आ जाएगी ऊपर और फिर मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, तो उस चीज़ को छोड़ देता है। वो कहता है यार मैं नहीं ऐसे कर सकता, मैं तो इंडिपेंडेंट ही रहूँगा, भले ही मुझे उसके लिए अपना करियर स्टेक पे लगाना पड़े, भले ही उसके लिए मुझे जो अपनी ग्रोथ है, जिसको ग्रोथ मिल रही थी जॉब में, उसको छोड़ देता उस चीज़ के लिए। तो उसकी रैंक ज़्यादा बढ़ती नहीं है, वो मिलिट्री है लेकिन रैंक नहीं बढ़ पाती इस चक्कर में, बिकॉज ही हैज़ अ ट्रबल विद टेकिंग ऑर्डर्स, ही हैज़ अ ट्रबल विद अथॉरिटी, उसके नेचर में रॉन्स्की के, ये भी मालूम पड़ता है यहाँ पे। लेकिन अभी एकदम से क्या होता है, लाइफ देखो ना अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी हो सकता है, और आदमी डायनामिक है, आदमी चेंज भी होता है, एज भी बढ़ती है, उम्र भी बढ़ती है, उस हिसाब से चीज़ें भी चेंज होती हैं। तो एक दिन इसमें कहानी में दिखाया है, इसमें सीन में इसका बचपन का फ्रेंड आ जाता है, जो बचपन का फ्रेंड है उसके साथ ही पढ़ा है, सेम एज का आदमी है, वो बहुत राइज कर जाता है। ऐसा होता है ना आपकी भी लाइफ में, ऐसा होता होगा कि आप देखेंगे यार मेरी एज का लड़का है, मेरे साथ ही पढ़ा है, लेकिन आज जब आप देखते हैं उसको, आप देखते हैं वो तो बहुत आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया, और मैं कहाँ हूँ, तो हम कंपेरिजन करते हैं, फिर इस समय स्ट्रेस होता है। कोई और अगर आप चला जाए जिसको आप नहीं जानते, अननोन पर्सन है, तो आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, लेकिन आपका दोस्त चला जाए जो आपके साथ ही पढ़ा है, साथ ही आप उसके बैठे हो स्कूल में कॉलेज में, वो एकदम से राइज कर जाए तो आपको टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर उसके साथ भी यही था, बचपन का दोस्त था, हम साथी था, पूरे लाइफ लॉन्ग उसके साथ ही रहा है, मतलब स्कूल में उसके साथ था, कॉलेज में उसके साथ पढ़ा है। तो अब उसको मालूम पड़ता है यार वो जो बंदा है वो तो बहुत राइज कर गया, उसकी तो रैंक बहुत हाई पहुंच गई है, और सब जगह उसकी तारीफ़ हो रही है, पूरे पीटर्सबर्ग में उसकी तारीफ़ हो रही है, लोग कहते हैं इसने बहुत राइज कर लिया, बहुत बढ़िया इसकी पोजीशन है, इसकी रैंक बहुत अच्छी है, इसके पावर बहुत है, और ही हैज़ डन रियली वेल। उसको बहुत सारे प्राइज़ मिलते हैं, एक्नॉलेजमेंट होता है, न्यूज़पेपर वगैरह में उसके बारे में छपता है, न्यूज़ में बात होती है। अब रॉन्स्की को लगता है कि यार मैंने करियर में बहुत चीज़ें मिस कर दी, मुझे भी यार वो मेरे साथ का बंदा है, वो इतना आगे पहुंच गया, इतना आगे, और मैं यहाँ रह गया। अब उसे पहली बार टेंशन होती है, अब पहली बार उसकी लाइफ में उसे क्लैश दिखाई देता है। क्लैश किसका? एम्बिशन का, कि मुझे कुछ बहुत बड़ा करना है, एम्बिशन और प्यार का क्लैश। एक क्लैश सा महसूस होता है, उसे सोचता है कि क्या मैं अब इस टाइम एना के बारे में सोचूं या अपने आप को सोचूं कि मुझे करियर आगे बढ़ाना है, कि मुझे भी ऐसे ही किसी ऊंचाइयों पर पहुंचना है जैसे मेरा फ्रेंड पहुंच गया है, मेरे साथ का लड़का, मेरी एज का लड़का इतनी ऊंचाइयों पे, और मैं यहाँ। तो अब अंदर उसके एक जेलसी भी आ रही है। पर अभी यहाँ पे दूसरी तरफ उसके साथ लाइफ में ये भी चल रहा है, तो समझ नहीं आता क्या चूज़ करे। पर इन द एंड फिर वो अपने को समझा लेता है, वो कहता है ठीक है, मुझे इससे क्यों जेलस फील करने की ज़रूरत है, अपने दोस्त से राइज कर लिया, ठीक है, टाइम और पेशेंस रखा है उसने, मैं भी टाइम पेशेंस रखूँगा, आने वाले 4-5 साल तो मैं भी वहाँ पहुँच जाऊँगा। और मेरे पास ऐना भी तो है, मेरे पास प्यार भी तो है, सब कुछ खाली करियर थोड़ा ना होता है। जब तक मेरे पास ऐना है, जब तक मेरे पास प्यार है, मैं सारी सफरिंग को बियर कर लूँगा, कोई टेंशन नहीं है। तो ये सोच के थोड़ा सा उसको तसल्ली मिलती है। तसल्ली किससे मिल रही है? लाइफ में सफरिंग है, लेकिन तसल्ली किससे मिलती है? फिर प्यार से मिलती है। तो ये भी टॉलस्टॉय दिखा रहा है कि लाइफ में हो सकता है आपके आसपास हर तरफ सफरिंग हो, बहुत सफरिंग हो, आप बहुत दुखी हो जाएं, सिनिकल हो जाएं, परेशान हो जाएं, नाइलिस्टिक भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे एक ही चीज़ आपको बाहर निकालेगी उससे, और कुछ निकाल नहीं पाएगा। आप सोचेंगे लॉजिक निकाल देगा, आप सोचेंगे बहुत कोई आपको बहुत बड़ी कोई विजडम हेल्प कर देगी या बहुत बड़ी नॉलेज हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे ये मालूम पड़ता है कि ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट जो कहानी में दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं हो रहा। बार बार रिपीटेडली लिटरेचर में चीज़ आ जाती है। उस टाइम पे जब लाइफ में हर तरफ सफरिंग है, जब सफरिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ब्रेन लॉजिक एनालिसिस कुछ नहीं चलता। भले ही आप कितने भी बड़े इंटेलिजेंट हैं, कितने भी आप जीनियस हैं, आप साइंटिस्ट भी हैं बहुत बड़े, तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि इमोशंस इतने ज़्यादा आपको हाईजेक कर लेंगे ब्रेन को कि लॉजिक आप ठीक से सोच नहीं पाएंगे। यू विल बी अनेबल टू थिंक क्लियरली। एट दैट पॉइंट जो सबसे आपकी प्राइमल इंस्टिंक्ट है वो प्यार है, वो आपको हेल्प कर देगी। सो एट दैट मोमेंट वहाँ लव आदमी को हेल्प करता है, लव आदमी को होप देता है। जैसे कि डॉस्टोव्स्की बोलता भी है, ब्यूटी विल सेव द वर्ल्ड। वो किस ब्यूटी की बात कर रहा है? वो फिजिकल ब्यूटी की बात नहीं कर रहा है। फिजिकल ब्यूटी एक आस्पेक्ट है, ख़राब नहीं है, लेकिन एक आस्पेक्ट है। जो वो बड़ी ब्यूटी बात कर रहा है वो कि लाइफ में आपके एक फेथ है कि आपके पास प्यार है। वो जो फीलिंग है कि हाँ देयर इज समवन एल्स इन माई लाइफ जो मेरे से उतना ही प्यार करता है जितना मैं अपने आप से प्यार करता हूँ।
तो ये जो फीलिंग होती है कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कोई है जो मुझे प्यार करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मैंने उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इतना प्यार करता है कि सब कुछ छोड़ के आने को तैयार थी। यहाँ पे ये जो फीलिंग होती है कि देयर इज समवन इन माई लाइफ हु लव्स मी अप टू दैट एक्सटेंट, ये आदमी को ना बहुत उससे होप मिलती है, उससे एक सोलेस मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर व्रोंस्की थोड़ा सा काम होता है, शांत होता है और यहाँ पे सीन ख़त्म होता है। इसी के साथ ये वीडियो भी ख़त्म होता है। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि नरेशन कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।